आदाब नाज़रीन, अदबनामा का नया एपिसोड लेकर आपका मेज़बान रहमत कलीम आपकी खिदमत में हाजिर है। गुज़श्ता 2 से ढाई वर्षों से मुसलसल उर्दू ज़बान व अदब के फ़रोग़ के लिए जारी हमारे इस ख़ास प्रोग्राम में हमने हर बार यही कोशिश की है कि उर्दू बिरादरी को ये समझाने की कोशिश करें कि उर्दू के चाहने वालों की तादाद कम हो रही है, उर्दू को पढ़ने वाले कम हो रहे हैं, उर्दू मुआशरा तबाह होता चला जा रहा है, उर्दू की हालत दिन ब दिन खस्ता होती चली जा रही है। बड़े बड़े ज़िम्मेदारान को इस प्लेटफॉर्म से हमने आवाज़ दी, उनका इंटरव्यू किया और उन्हें बताया कि उर्दू की बस्ती वीरान होती चली जा रही है। सबों ने इस बात की हिमायत की कि उर्दू के चाहने वाले कम हो रहे हैं, लेकिन इसके अलावा कुछ भी नहीं किया। जितने भी उर्दू अदारे हैं उनमें से बेशतर ऐसे हैं जिनका काम एक साल में 2 चंद सेमिनार कराना और बिरयानी खाना खिलाना है। इससे उर्दू का कितना भला होता है खुदा जाने। लेकिन तल्ख हकीकत यह है कि उर्दू की रवायत माशरे से तेज़ी के साथ ख़त्म होती चली जा रही है और जो उर्दू के नुमाइंदा चेहरे हैं या जो सरकारी व गैर सरकारी जिम्मेदारान हैं वो गहरी नींद में सो रहे हैं। ऐसे में एक बार फिर हम बहैसियत उर्दू के तालिबे इल्म अहले उर्दू को इस मुहिम के ज़रिए आवाज़ दे रहे हैं कि खुदा के वास्ते उर्दू ज़बान व अदब की सूरत हाल पर रहम खाइए और अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी के साथ निभाइए। इस सिलसिले में अदबनामा का यह नया प्रोग्राम 2.5 वर्षों से चल रहा है और आज एक बार फिर एक नए एपिसोड एक नई शख्सियत के साथ लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हमारे इस खास एपिसोड में जो मेहमान है वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। आलमी शहरत याफ्ता शख्सियत, जम्मू कश्मीर कल्चरल अकेडमी के साबिक सेक्रेटरी, दूरदर्शन के साबिक ADG डॉक्टर रफ़ीक मसूद साहब आज हमारे मेहमान हैं। अदबनामा के खास एपिसोड के लिए वक्त निकालने पर डॉक्टर रफ़ीक मसूद साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नवाज़िश, मेहरबानी। आपकी नज़र में उर्दू ज़बान व अदब की मौजूदा सूरत हाल क्या है? कुछ लोग मानते हैं कि उर्दू दम तोड़ रही है, कुछ लोग मानते हैं कि उर्दू सिर्फ यूनिवर्सिटियों के कैंपस तक ही महदूद है, कुछ लोग कहते हैं कि उर्दू का मुस्तकबिल रोशन है। आपके ख्याल में उर्दू की मुल्की सतह पर क्या कुछ सूरत हाल है? देखिए साहब, अभी जो आपने जो इंट्रो में जो आपने चंद जुमले कहे हैं वो इतनी हकीकत है कि बहुत ही तल्ख हकीकत है जी। वाकई ये बात सच है कि उर्दू कश्मीर तो चलिए, यहाँ तो हमारी सरकारी जुबान उर्दू थी, लेकिन पिछली कुछ एक ऑर्डर के मुताबिक हमारे कश्मीर में भी 5 ज़बानें सरकारी जुबान हो जी। अब बताइए कि जिस जगह पे जिस ऑफिस में 5 ज़बानें सरकारी जुबान में हो तो भला उसमें किसमें आप इंसाफ किया जा सकता है? ये तो ऐसी बात हुई कि एक घोड़े के एक रथ के या एक टांगे के आपने 5 घोड़े बांधे हैं और 5 को 5 सिम दौड़ाने की कोशिश कर रहे हैं जी। और लेकिन जो मामला है, आपने चूंकि ये बरसगीर हिंदू पाक का मामला है, लेकिन हम पाक की बात न करें, हम अपनी बात करें या हिंदुस्तान की बात करें। अब एक जमाना था कि दिल्ली और लखनऊ और दक्कन में इनको कह लेते अहले जुबान जी, लेकिन आज की तारीख में जहां दिल्ली में आप जाइए, देखिए मस्जिद को मस्जिद लिखते हैं, फजर को फजर बोलते हैं, क्योंकि नाम तो है वो उर्दू वाले, लेकिन वो उर्दू हिंदी में जानते हैं जी। ईसा, हाँ ईसा में मिल जाइएगा, ईशा को ईसा बोल रहे हैं, क्योंकि हिंदी में कहीं कहीं जब श है ही नहीं। तो ये मामला है, जब अपने लोग जो हिंदी के बड़े कदरदान हैं, जो हिंदी को अपनी माँ बोली बोलते हैं, जब उनका ये हशर है तो फिर सरकार पे सब कुछ तो सरकार पे नहीं छोड़ा जा सकता। अब मामला ये है कि अब उर्दू के हवाले से वाकई निशस्तम खुर्दम बर्खास्तम वाली बात होती है, आइए बैठिए खाइए और चले जाइए। बात यही है, आपने सही कहा, आपने एक लफ्ज बिरयानी का बोला, वाकई यही हो रहा है। बड़ी बड़ी अंजुमने हैं, तरक्की हिंद है, ये है वो है, उर्दू के हवाले से बड़े फंड्स भी वागुजार हो रहे हैं, लेकिन जब तक न इस जुबान को आप आवाम से जोड़ें, इस जुबान को आप मैसेज से जोड़ें, तब तो कैसे कर सकते हैं जी। देखिए संस्कृत इस वक्त जिंदा किस लिए है? क्योंकि आकाशवाणी और दूरदर्शन पे सुबह 5 मिनट का एक बुलेटिन होता है, बस इतनी उसकी जिंदगी है, बाकी तो कुछ है ही नहीं। क्योंकि वो जुबान जो बोली नहीं जा रही हो, जो पढ़ी नहीं जा रही हो, जो लिखी नहीं जा रही हो, वो डेड लैंग्वेज होती है। और धीरे धीरे करके उर्दू का हाल वही हो रहा है। अब देखिए सेंसस में आप बात कर लीजिए, जब जितने भी दिल्ली के बेल्ट में, जितने भी यूपी के बेल्ट हैं जहां उर्दू का बहुत चलन था, जब उनसे सेंसस में पूछा जाता है आपकी जुबान क्या है, वो हिंदी बोलते हैं। अब गवर्नमेंट के तो ये कसूर नहीं है, लेकिन जब खुद ही हम बोलने वाले कहते हैं हम हिंदी, और फिर जब आप लिखिए अपना नाम लिखिए, वो अपना आप हिंदी में लिखते हैं। तो मामला ये है कि बेसिक शुरू करनी पड़ेगी। हाँ,
आप शीन काफ और खे तो आप खूब बोलते हैं आप घर में, लेकिन जब लिखने की बात आती है तो आप ईशा को आप ईसा लिखते हैं, मस्जिद को मस्जिद लिखते हैं, फजर को फजर लिखते हैं। तो यही मामले हैं। तो इसके लिए मेरे जरूरी है कि देखिए सब चीज सरकार के ऊपर तो नहीं डाली जा सकती है, हम भी इसके जिम्मेवार हैं। कितने वालिदैन हैं जो अपने बच्चों को उर्दू में बात करते हैं या उर्दू लिखवाते हैं, उर्दू डायलेक्ट से बात करवाते हैं, उर्दू जो नस्तालीक है उसका स्क्रिप्ट जो है कौन कौन पढ़ाता है। तो इसलिए सर जी सरकार, हाँ अब सरकार के ऊपर क्या होता है कि हुक्म नवाब तादर नवाब ऑर्डर इशू हो जाता है, लेकिन वो वही ऑर्डर की जगह फाइल में ही रह जाता है। ये मामला है। लेकिन वाकई आपने बहुत ही अच्छा मसला उठाया है और आपने मामला भी बहुत अच्छा बोला है कि उर्दू की जो पोजीशन है अभी हाल की पोजीशन है बहुत ही इबरतनाक है और बहुत ही खतरनाक भी है, और मालूम नहीं है कि अगले 5 साल में शायद ही उर्दू को बोलने वाला। आप किताबों का हाल देख लीजिए, कभी आप दिल्ली के मीना बाजार में जाते थे या उर्दू बाजार में जाते थे, इतनी दुकानें हुआ करती थी उर्दू के हवाले से, लेकिन अब वो भी उन्होंने अब कपड़े और पता नहीं सूट बेचने शुरू कर दिए हैं। कम से कम मैं तो दिल्ली में करीबन पढ़ाई से लेकर 1977 से मैं हूँ। अब बताइए इतने साल से मैं दिल्ली में, और मैं दिल्ली को देखा है मैंने इमरजेंसी में भी देखा है। मैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में का स्टूडेंट था और मैं दिल्ली में आया जाता था तुर्कमान गेट से चितली कब्र वहां से। लेकिन अब वो दुकानें धीरे धीरे या तो नहारी की दुकानें बन गई या कपड़े बेचने की दुकानें बन गई हैं। उसका मतलब है कि देखिए जब मार्केट में डिमांड होती है तो किताबें छपती हैं, जब मार्केट में डिमांड ही नहीं है तो कब किताब कैसे छपेगी, प्रेस कैसे चलेगा और फिर दुकान कैसे चलेगी। इसलिए नहारी की दुकान है वो उसको तो खाने के लिए सब चले आते हैं। आपने दिल्ली के गलियों की बात की, दिल्ली का आपने शहर के बाद दिल्ली में बहुत वक्त तक आपने अपनी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा दिल्ली में गुजारा है। पहले के ज़माने में जब मीर गालिब के ज़माने थे या फिर 90s की बात करें तो उस वक्त पुरानी दिल्ली में ख़ास तौर से देखा जाता कि सड़कों में या गलियों के नाम वगैरह जो होते थे या बैनर जो भी लगते थे लिखे जाते थे वो ज़्यादातर उर्दू में होते थे। लेकिन आज मस्जिद के बाहर भी हिंदी है, कब्रिस्तान के बाहर भी हिंदी है, कब्रिस्तान के अंदर कतबे लगते हैं उस पर भी नाम हिंदी के, तो हर तरफ हिंदी ही हिंदी है। तो हम उस बस्ती जिस बस्ती में उर्दू बड़ी है, जिसका फ़रोग जहाँ हुआ है, उस बस्ती की ये सूरत हाल देख रहे हैं। जिस दिल्ली को आप छोड़ के गए थे उस दिल्ली की आज ये सूरत हाल है। यही तो है, यही तो रोना है। आप देख लीजिए, अगर आप देख लीजिए कि नई दिल्ली में डॉक्टर जाकिर हुसैन मार्ग लिखा है। लिखिए कैसे लिखा है जाकिर हुसैन, ये तो लगता है कि जैसे या तो बाएं हाथ से लिखा हुआ है या फिर किसी जो अव्वल दर्जे के किसी तालिब इल्म से लिखवाया गया है कि कैसे कैसे करके। और कहीं मैंने आप यकीन कीजिए कि पुरानी दिल्ली में चितली कब्र ये अपना फतेहपुरी मस्जिद के साथ एक बार 2-3 साल पहले मैंने एक टैंकर देखा था जी। टैंकर के पीछे लिखा था पीने का साफ पानी जाया न करें। साफ सीन से लिखा था और जाया ज़ाय की जगह से द्वाद की जगह से जे से लिखा था, ज़ा से लिखा था, जाया न करें। तो ये मतलब है कि ये सोचा गया है बैनर हिंदी में, लिखा गया उर्दू में, और जिसने लिखा है वो तो पेंटर है, उसको क्या है, उसको जो सामने दिखा गया वो वही लिखेगा। ये मामला है। अब वो दिल्ली जो मैंने देखी है, जो मैं अपने तुर्कमान गेट में आया करता था, चितली कब्र से जाते थे, इतनी दुकानें थी, इतने प्रेस थे, वहां बेकारी पड़ी है। अब लोग या तो हाँ टायर ट्यूब की दुकान खुली है या नहारी की दुकान खुली है या मुर्गे फ्राई करके बेचे जा रहे हैं। और देखिए मैं आपको बता रहा हूँ 5 दुकानें टोटल रही हैं। अगर जामा मस्जिद के सामने से जब आप नीचे की तरफ जाते हैं, जिसको हम उर्दू बाजार बोलते थे, अब गिन के आप मैं बता सकता हूँ 3 या 4 किताबें हैं, मकतब जामिया है और पता नहीं 2-3 दुकानें और खत्म हो गई हैं। उन्होंने क्या बेचना, अब उनसे पूछिएगा। अब बोलेगा हम किताब जब छापते हैं कोई खरीदता नहीं है, अब कोई खरीदता है, कोई मुफ्त में किताब दे दीजिए वो पढ़ता नहीं है। तो ये मामले हैं। अब ये धीरे धीरे करके जो जुबान खतरे में है। देखिए एक यूनाइटेड नेशंस की बैनुल अक़वाम की एक सर्वे के मुताबिक अगले 10, 15, 20 साल में कम से कम 1000 लैंग्वेजेस जुबानें खत्म हो जाएंगी जी। और अल्लाह ने करे कि उर्दू ऐसी उन जुबानों में आ जाए, क्योंकि बोलने वाले वक्त के साथ साथ इतने कम हो रहे हैं कि आप हमें फिर हम रोएंगे, माथा पीट के सर पीट के रोएंगे हम, लेकिन फिर मौका नहीं होगा।
वालिदैन अब बच्चों को उर्दू से ज़्यादा अंग्रेज़ी पढ़ाने पर दिलचस्पी ले रहे हैं। घरों में भी बच्चों को उर्दू नहीं पढ़ाई जाती, स्कूल और कॉलेज में तो उर्दू सिर्फ बराए नाम ही है। वालिदैन ने जो अपना मिजाज बदला है, इस तब्दीली से उर्दू का फ़ायदा तो नहीं हो रहा है, लेकिन आप इस तब्दीली को कैसे देखते हैं? देखिए, तब्दीली ज़िंदगी का अहम जुज़ है जी, ये आप मानते हैं, हम भी मानते हैं। लेकिन जहाँ ज़ुबान का मामला है, उर्दू को पहले क्या नाम था? उर्दू का पहला नाम था लश्करी भाषा। जब मुगल का दौर था तो उन्होंने जब फौजें बनाई तो फौजों में आपस में कम्युनिकेट करने के लिए, बातचीत करने के लिए उन्होंने, क्योंकि उनकी जुबान फारसी थी या कुछ की अरबी थी, तो अब हिंदुस्तानी अवाम के साथ कैसे, तो उन्होंने एक नई जुबान बना दी जिसमें थोड़े यहाँ लोकल लफ्ज थे, संस्कृत के थे, हिंदी के थे, या जो यहाँ बोलचाल के अवधी के थे या वक्त थे, वो लफ्ज ले लिए और कुछ अरबी फारसी के आ गए। तो चूंकि फौज की जबान थी, उसको लश्करी भाषा बोलते, लश्करी जुबान बोलने लगे। लेकिन उसके बाद इसका ग्रामर का डेवलप हो गया धीरे धीरे करके, तो ये जरूरत थी। लेकिन आज के दौर में जब उर्दू काहे को आप क्यों पढ़ेंगे उर्दू? अगर गुलिस्तान टेलीविजन चैनल ये उर्दू का ये प्रोग्राम भी बंद करेगा तो आप कहाँ जाइएगा? जी, आप भी तो कहेंगे कि आप मुझे उर्दू पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। इसलिए ये सरकार के ऊपर, हुकूमत के ऊपर ये फर्ज बनता है कि अगर किसी ने उर्दू में डिग्री हासिल की है उसको रोजगार बहाल किया जाए। अगर हर यूनिवर्सिटी से, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से, दिल्ली यूनिवर्सिटी से, जामिया मिलिया से, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से, या बाकी बिहार यूनिवर्सिटी, पटना, नालंदा, जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं जहाँ उर्दू, या हैदराबाद यूनिवर्सिटी या उस्मानिया यूनिवर्सिटी, अगर इतनी उर्दू पढ़ाई जाती है और वहां से एमए और पीएचडी निकल के, तो उनके एक जराया किया जाए। हर किसी को तो आप ये नहीं कह सकते कि भाई कोई आदमी पढ़ता है, आखिर पेट भी तो है उसका जी। अब कब तक वो, अब ये खुदा के लिए कैसे काम चलेगा? पेट भी पालना है, बच्चे भी पालने हैं, जिंदगी जीनी है, उनके रोजगार के वसाइल बना दीजिए, उसके बाद उर्दू फैलेगी। ये दूसरी बात जो आपने कही है, मुझे इत्तेफाक है आपकी बात से, वो ये कि जो हमारे वालिदैन हैं उन पर तो बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। देखिए, अंग्रेजी इंटरनेशनल कम्युनिकेटिव जुबान है, क्योंकि आप अंग्रेजी के बगैर एक कदम नहीं निकाल सकते हैं बाहर। चाहे वो हिंदुस्तान का वो इलाका हो जहाँ कोई अंग्रेजी बोलने वाला नहीं है, लेकिन वहां भी आपको अंग्रेजी के लिए यहाँ पड़ता है। बस में लिखा होगा, साइन बोर्ड होगा, कुछ होगा, आपको तो अंग्रेजी जाननी है, क्योंकि ये हमारे इल्म की जुबान है और नॉलेज की जुबान है। जब तक उर्दू साइंटिफिक लैंग्वेज हो जाए, साइंस की जुबान हो जाए, क्योंकि तर्जुमे हो जाए, तो फिर काहे को कोई उर्दू पढ़ेगा? आप नौजवान हैं, आपको आईएएस करनी है, आपको आगे कुछ देखना है, तो उसमें आपने साइंस को ऑप्ट किया है। लेकिन अगर आपके पास साइंस में किताब होती, उर्दू में तर्जुमा की हुई, तो शायद आप उर्दू पढ़ते। जब ये चीजें है ही नहीं, तो आदमी मजबूर हो जाता है कि वो अपना ये अंग्रेजी में पढ़े। और फिर वालिदैन फिर सोचते हैं नहीं, अपने आदमी को या तो बाबू बनाना है, या पुलिस का आईपीएस बनाना है, या फिर डॉक्टर इंजीनियर बनाना है, वो तो उर्दू इसमें काहे के काम क्या आएगा? तो यही तो है ना, ये मामला है कि ये वालिदैन पे अव्वल, क्योंकि वालिदैन इज द फादर, द पेरेंट और द मदर इज द फर्स्ट टीचर। क्योंकि सबसे पहली उस्ताद आपकी जो होती है वो आपकी अम्मा होती है, आपके वालिद साहब होते हैं, यानी आपका घर होता है। जब घर में ही आप प्रेफर करते हैं दूसरी लैंग्वेज, मुझे कोई जुबान से कोई बैर नहीं है, उर्दू हो, हिंदी हो, कश्मीरी हो, तेलुगु हो, तमिल हो, गुजराती हो, कोई भी जुबान, हर जुबान सीखने का हक बनता है आपका। लेकिन जिस जुबान ने हमको तशख्खुस दिया है, आपकी शिनाख्त है, वो उर्दू है, तो फिर काहे को? एक जमाने में हमारे चचा सैफी सोपोरी ने शेर लिखा था कि दिल्ली के गलियों में जब लगी इसे लू, तो चली आई कश्मीर उर्दू। तो लेकिन अब तो कश्मीर में भी नहीं रही है। अब बताइए, अब डिस्करेज इतना हो रहा है। देखिए, एक बहुत बड़ी चाल है, मुझे कोई नहीं है, मैंने 35 साल INB में नौकरी की है, दूरदर्शन में नौकरी की है, लेकिन ये बहुत बड़ी चाल है उर्दू के खिलाफ। आपने 5 जुबानों को कश्मीर में, यहाँ हमारी सरकारी जुबान, और किसने की थी? ये की थी हमारे महाराजा हरि सिंह ने, डॉक्टर करण सिंह के दादा, उन्होंने ये बनाई थी उर्दू को सरकारी जुबान। और ये जम्मू में भी चलती थी, लद्दाख में भी। अब लद्दाखी से बात कीजिए, वो उर्दू में बात करता है, जम्मू वाले में जो करता है वो डोगरी में करता है, उर्दू में बात करता है। लेकिन एक बहुत सोची समझी चाल के तहत कश्मीर में एडमिनिस्ट्रेशन ने, किस बाबू के दिमाग का ये फितूर है, उसने ये कह दिया कि 5 जुबानों को कर दिया।
उर्दू को कर लिया, अंग्रेजी को कर लिया, डोगरी को कर लिया, कश्मीरी को कर लिया, हिंदी को कर लिया, 5 जुबानों को उन्होंने सरकारी जुबान में कर लिया। तो आप बताइए कि कामकाज किस जुबान में होगा? आप हैं, आप उर्दू में करेंगे, मैं हूं, मैं हिंदी में करूंगा, ऑर्डर किस जुबान में निकलेगा? ये एक बहुत बड़ी साजिश है। टारगेट कश्मीरी नहीं है, टारगेट उर्दू है। उर्दू के खिलाफ में ये बड़ी साजिश है इस जुबानों को। अब देखिए, अगर यूपी में ये सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज थी तो नहीं, उर्दू के हाल देखिए। अब दिल्ली के स्कूलों के हाल देखिए, उर्दू। हाँ, अगर मैंने सुना था पिछले साल के केजरीवाल साहब ने बड़ा इनकलाबी खत्म किए हैं दिल्ली में स्कूलों में, लेकिन उर्दू के हवाले से क्या कोई काम हो गया तो मुझे तो नहीं मालूम है। अगर आपको मालूम हो तो बता दीजिएगा, आप भी मुझे भी बता दीजिएगा और हमारे जो नाजरीन है उनको भी बता दीजिएगा, ये वाकई कोई काम हुआ दिल्ली में उर्दू के हवाले से? नहीं रफ़ीक साहब, मैं एक चीज़ समझना चाह रहा हूँ। आपने ये बात कही कि एक तो साजिश आप बता रहे हैं, चाहे वो मुल्की सतह पर हो, रियासती सतह पर हो, जो भी हो साजिश हो, लेकिन हम ये जानना चाह रहे हैं कि क्या आप जम्मू कश्मीर में या जम्मू कश्मीर के बाहर की ज़िंदगी में आपने कहीं भी किसी भी वालिदैन से ये कहते हुए सुना है कि वो अपने बेटा को अदीब बनाना चाहता है, अफसाना निगार बनाना चाहता है, शायर बनाना चाहता है? ना, नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, एक जमाना था जब मैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था 70s में, 75, 78, तब ऐसी बात चलती थी दिल्ली के घरानों में जी। मेरे प्रोफेसर असलम परवेज साहब मेरे उस्ताद रहते थे, वो वहाँ, तो वो हर जगह रहते थे, वहाँ उर्दू में बोली जाती थी, अदीब बनाना है। लेकिन अब कोई कैसे करेगा? आपको हैरत होगी, मैं यहाँ कश्मीर में, दिल्ली में भी, क्योंकि मैं जाता रहता हूँ सेमिनार्स में, मैं देखता हूँ कि उर्दू लिखते हैं, लेकिन पता कैसे लिखते हैं? रोमन में जी, अंग्रेजी में उर्दू लिखते हैं। तो कैसे कर सकते हैं आप ऐसे एक्सपेक्ट? कैसे आप ये सोचेंगे कि उर्दू की खिदमत हो रही है? रफ़ीक साहब, क्या सच नहीं है कि नई नस्ल जो है वो उर्दू से दूर होती चली जा रही है? क्योंकि बोलचाल से लेकर एजुकेशन तक सब कुछ उर्दू से खाली है। जब नई नस्ल ही उर्दू से कहीं ना कहीं दूर है तो फिर उर्दू का मुस्तकबिल किस तरह से रोशन होने का दावा किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं, आपकी बात 100% दुरुस्त है। नई नस्ल आपकी जुबान के लिए कैसे आएगी? वो तब आएगी जब उसको पता है कि मैं MA उर्दू करके, PhD MPhil उर्दू करके कोई न कोई रोजगार का वसीला मेरे लिए खुलेगा। अगर नहीं खुलेगा वो क्यों पढ़ेगा? अरे मोहब्बत में कितना पढ़ेगा? मोहब्बत में इतना होगा कि बोलेगा 2 लफ्ज आपसे बोलेगा जी, लेकिन उसके बाद कुछ थोड़ा उसको गले में उतारना है, पेट में कुछ भरना है, अपने घर कुंबे को खिलाना पिलाना है, तो उसके लिए रोजगार के वसाइल होने चाहिए। अभी देखिए, मैं आपको कह रहा हूं, आइंदा अभी उर्दू खतरे में पड़ ही गई है, लेकिन आने वाले 10 साल में आप देखिए हिंदी का भी यही हाल होगा जी, हिंदी का भी यही हाल होगा, क्योंकि जब आगे रोजगार का वसीला नहीं होगा तो लोग क्यों पढ़ेंगे इसको काहे के लिए? हाँ, फिर रोगी जो माँ बोलती है, आपको घरों में यूज करते हैं उर्दू, वो तो चलती रहेगी, वो तो रही है, कहीं नहीं जाए, लेकिन फिर एक उम्मीद बनती है कि जब तक उर्दू का एक बोलने वाला जिंदा है तब तक ये जिंदा है। लेकिन ये मैं इसको आई डोंट बाय दिस, मैं नहीं मानता हूँ। ये बड़े मेरे उस्ताद कहते हैं, कभी कभी मैं उस्ताद से माफी मांग कर बोलता हूँ कि नहीं साहब ये सही नहीं है बात, क्योंकि बात ये सच है कि जब तक न उर्दू के लिए तहरीक के तौर पर ये शुरू किया जाए तो ये सब मामले बिल्कुल हवाई बातें हैं, हवा में ये बातें हैं। ये बहुत ही खतरनाक सूरत हाल है और अल्लाह न करे कि उर्दू बैनुल अक़वामी जिन इंडिकेशन, उन्होंने कुछ जुबानों का, उन्होंने कुछ डायलेक्ट्स का बताया, लेकिन खुदा न करे उसमें उर्दू भी शामिल हो, कि नहीं तो अगर उर्दू का जनाजा उड़ गया तो हमारी सकाफत, हमारे कल्चर, हमारा विरसा सब खत्म हो जाए। डॉक्टर रफ़ीक साहब, उर्दू की मौजूदा सूरत हाल के लिए जिम्मेदार कौन है? वालिदैन या असातिज़ा या सरकार, या फिर वो लोग जो इसकी नुमाइंदगी का मुल्क को आलमी सतह पर दम भरते हैं? अव्वल तो वालिदैन जी, अव्वल तो वालिदैन, क्योंकि सबसे पहले ये वालिदैन की फिक्र होती है, उसके बाद सरकार, और उसके बाद वो लोग जो इसके नाम पे बड़े बड़े फंड्स टरका जाते हैं और फिर डकार भी नहीं लेते हैं। ये 3 इसमें, लेकिन अव्वल जो बेसिक जिम्मेदारी है, जो जमीनी सतह की बात है, वो ये है कि वालिदैन घर आपका, चाहे वो वालिदा हो चाहे वो आपके वालिद साहब हों, उसके बाद असातिज़ा की बात आती है। लेकिन जब आप 5 साल 3 साल के बाद जब घर से निकल स्कूल आप जाते हैं, तो जब वहां अंग्रेजी में बात करेंगे तो फिर कैसे चलेगा? और फिर अपने वालिदैन को सबसे पहले ये भी देखना होगा कि हम उर्दू के हवाले से कितने संजीदा हैं जी। हवा में बात करने से कुछ नहीं होता मेरे भाई, लेकिन
उर्दू को एक तहरीक के तौर पे, जैसे हुआ था पुराने जमानों में, जैसे हो रहा था कि उर्दू को मोहब्बत में पढ़ा जाता था, एक एतकाद में पढ़ा जाता था, अब तो कुछ भी नहीं रहा। जी, पहले उर्दू अदब के हल्के खूब मुनक़िद होते थे। आपके बचपन के वक्त में मुमकिन है आपने देखा हो, माहाना तकरीब का इनकाद होता था जिसमें उदबा व शुरा शामिल होते थे, मुशायरे हुआ करते थे, अदबी गुफ्तगू हुआ करती थी, लेकिन अब वो हल्का अदब की रवायत करीब करीब ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही। देखिए, मैं आपको बता दूं, जब हम जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में थे 70s में, इमरजेंसी के दौर की बात कर रहा हूँ जी, तो लाल किले का जो उर्दू मुशायरा होता था 26 जनवरी का या 15 अगस्त का, इतना जबरदस्त हुआ करता था, हम वहां से चल कर पैदल आया करते थे। उन दिनों हमारे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स यूनियन के जो प्रेसिडेंट थे सीताराम येचूरी साहब थे, उनसे पहले प्रकाश करार थे, उनके बाद डीपी त्रिपाठी स्वर्गीय, उनका इंतकाल होता तो वो देवी प्रसाद त्रिपाठी थे। वो इतनी उर्दू के लिए, ये सीताराम येचूरी की बात कर रहा हूँ, मैं इनकी तारीफ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरा सियासी नजरिया नहीं है, लेकिन ये उर्दू के हवाले से इतने हैं कि ये कैंपस में भी कभी कभी मुशायरे किया करते थे। अच्छा। दिल्ली में बड़े बड़े मुशायरे हुआ करते थे, पोस्टर लगा करते थे, अब मुशायरे का पोस्टर भी हिंदी में लगता जी। इससे बड़ा अलमिया क्या हो सकता है? अब मुशायरा, और मुशायरा का श नहीं होता है, स से होता है। मुसारा सुनने के लिए तशरीफ लाइए, तो क्या करेगा जब ये हाल है। लेकिन जो मैं वाकई, आपने कहा कि वो मजालिस भी गई हैं, अब जो एकेडमीज हैं, चाहे वो हमारी एकेडमी हो या दिल्ली की एकेडमी हो या उर्दू एकेडमी बिहार की हो, पटना की हो, वो रोजगार का एक जरिया है कुछ लोगों के लिए। बस वही जो आपने बिगनिंग में कहा, निशस्तम खुर्दम बर्खास्तम। जी रफ़ीक साहब, अब तक जम्मू कश्मीर की एक ऐसी, जम्मू कश्मीर वाहिद रियासत रही है जहाँ की सरकारी ज़बान उर्दू रही है। आपने बताया कि 5 ज़बानें और अब सरकारी दफ्तरी ज़बान बना दी गई। जम्मू कश्मीर में उर्दू ज़बानों अदब की ज़मीनी सूरत हाल क्या है? लोग कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में उर्दू बहुत बोली जाती है, कुछ लोग कहते हैं कि ये सिर्फ नाम की बात है, वहाँ कश्मीरी ज़्यादा लोग बोलते हैं। सच्चाई क्या है? देखिए वो बात सही है, देखिए मैं आपको बता देता हूँ। अव्वल तो जो हिंदुस्तान, कश्मीर से बाहर जो इंडिया, जो उर्दू के अहले जुबान है, उन्होंने कश्मीरियों को कभी रिकॉग्नाइज नहीं किया। अच्छा। उन्होंने कभी कश्मीरियों को ये नहीं रिकॉग्नाइज किया कि ये कश्मीर, मैं कहूँ आपको, हामिदी कश्मीरी, प्रोफेसर हामिदी कश्मीरी अल्लाह मगफिरत फरमाए, कश्मीरी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे हैं, उर्दू के हेड डिपार्टमेंट रहे हैं। माँ बाप जदीदियत का तस्वुर और तनकीद के ऊपर उनका इतना जबरदस्त काम है कि अभी हिंदुस्तान में जितने शमसुरबान फारूकी तक उनको कोट किया करते थे। अच्छा। कभी भी उनको रिकॉग्नाइज नहीं किया गया। जब उन्होंने 20 किताबें उर्दू में लिखी तो उसके बाद एक किताब कश्मीरी लिखी, उसमें साहित्य अकादमी अवार्ड मिला। अच्छा। इसमें अव्वल तो यह है कि कश्मीरियों के साथ नाइंसाफी हुई, जितने भी हिंदुस्तान के उदबा थे या उन्होंने उनको आगे नहीं बढ़ने दिया। अच्छा। तो इसलिए जब हामिदी कश्मीरी जैसा आदमी फिर लौटता है कश्मीरी की तरफ, तो फिर वाकई ये तो सही बात है। दूसरी बात आपने कहा कि कश्मीर में बोलने के लिए जो वाकई यहाँ 80% 75% जो है कश्मीरी बोलते हैं, तो कश्मीरी लेकिन यहाँ हमारी ट्रेजेडी ये भी है, हम कश्मीरी बोलते तो हैं पढ़ और लिख नहीं सकते हैं, ये भी एक ट्रेजेडी हमारे साथ है। अच्छा। क्योंकि वो वही बात जो आपके वालिद साहब, आपके वालिदैन घर में करते हैं, हमारे वालिदैन कश्मीरी के साथ भी यही करते हैं। अच्छा। जो अंग्रेजी का भूत सिर्फ सर पे सवार नहीं है, ये खून में चला गया है। अच्छा। तो इसलिए मामला, आप उर्दू के साथ साथ कश्मीरी का भी खतरा है। बोलते तो हम हैं कश्मीरी में, लेकिन न लिख सकते हैं न पढ़ सकते हैं, तो अब क्या फायदा हुआ इसका? लेकिन उर्दू वाकई, और एक और मैं आपके साथ एक बताता हूँ, एक जबरदस्त एक साजिश थी। पिछला जो 2011 का जो हुआ था, ये अपना सेंसस जो मरदमशुमारी हुई थी, उसमें सिर्फ 2% कहा गया कश्मीर में उर्दू पढ़ रहे हैं। अच्छा। हाँ। और ये तो बहुत बड़ा झूठ है। नहीं, सरकार ने जो पांच जबानों को दफ्तरी जबान बनाया था उस वक्त यही दलील दी थी कि वहाँ कश्मीरी बोलने वाले ज़्यादा हैं, गोजरी बोलने वाले ज़्यादा हैं उर्दू के मुकाबले में, इसलिए इन्हें भी सरकारी जबान का दर्जा दिया जाए। दलाल तो जो सरकार के थे यही थे। ये 2020 में कैसे पता चला इनको? 2019-18 में क्यों नहीं पता चला था इनको? ये बहुत बड़ी, ऐसे नहीं है ये अचानक कैसे 2020 को मैं रात को सोए, नींद में जाके तो पता चल गया कि नहीं कश्मीर उर्दू के बल एक साजिश के तहत है। ये एक साजिश क्या, उर्दू के साथ बहुत साजिश, और अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती की बात है, उर्दू को फॉरेन लैंग्वेज माना जाता है।
अरे उर्दू हमारी जुबान है भाई, उर्दू हिंदुस्तान की जुबान है भाई। पहले तो पाकिस्तान और बांग्लादेश में एक ही था, ये भारत था। रफीक तो साहब, तब तो एक उर्दू ही एक थी। इल्ज़ाम ये भी है उर्दू पर कि सिर्फ उर्दू ये नहीं, बाहर दूसरे मुल्कों की ज़बान नहीं है, यहाँ मुसलमानों की ज़बान भी इसे कहा जाता तो गोपी चंद नारंग का क्या बताइए, फिराक गोरखपुरी को क्या कहिएगा, है। जाहिर सी बात ब्रीनाइन है, चकपस को क्या कहिएगा? जाहिर सी बात है। तो ये कैसे हो सकता है? इतने राजेंद्र सिंह बेदी को क्या कहिएगा? हम्म। अरे अभी आप जम्मू के पेरिफेरीज में जाइए, जो डोगरे हैं जम्मू के, वहां अभी भी वहां पर मिलाप और प्रताप अखबार चलती है उर्दू वाली। नहीं, ये तो साजिश है, ये तो सियासत है भाई साहब। और अगर जब डॉक्टर तक साहब, ना वक्त की अदब, किल्लत है, इसलिए आपसे आखिरी सवाल लेना चाहूँगा कि आज मौजूदा वक्त में उर्दू के फ़रोग के लिए क्या कुछ करने की ज़रूरत है आपकी नज़र से? देखिए मैं तो कह रहा हूं कि पहले वालिदैन को जागना जरूरी है। जी। उनको उर्दू किसी मजहब, किसी कौम, किसी फिरके के साथ नहीं बांधनी है। ये एक जुबान है और जुबान की कोई सीमा नहीं होती है, सरहद नहीं होती है। वो अहमद मोहम्मद की नहीं है, ये सबकी जुबान है, पहले ये दिमाग से निकाल लें। दूसरी कि उर्दू के लिए वसाइल, जो रोजगार के वसाइल हैं, इनको, जिसको अंग्रेजी में जॉब ओरिएंटेड कहते हैं, यानी जब जब आपके पास, जैसे आपने मेरे साथ बात की, लेकिन आपने बात तब की कि जब आपके दिल में थोड़ा सा उर्दू के लिए बात, या आपके प्रोड्यूसर को या आपके डायरेक्टर को इसको थोड़ा सा एहसास था कि नहीं साहब उर्दू की एक महरूम हो रही है, इस जो महरूमियत का जो आपका ये एहसास था, आपने बात की। और यही चीज जब तक वालिदैन बड़ी संजीदगी से, बहुत ही अप्रोप्रिएटली इसको उठाएंगे अपने बच्चों के साथ, तो बहुत मुश्किल है। उसके बाद असातिज़ा की बात आती है, क्योंकि वो बच्चा घर से निकल करके स्कूल हो जाएगा, फिर असातिज़ा की बात आती है, और जब वो यूनिवर्सिटी कॉलेज से निकल करके बाहर आएगा, तब उसके लिए कम से कम एक वसीला होना चाहिए रोजगार का, पेट भरने का, तभी तो आएगा, फिर वो अदीब बनेगा। अब देखिए, मैंने बहुत से लोग देखे हैं, मैं बहुत से, आप यकीन कीजिए, साहित्य अकादमी का जब फंक्शन होते तो 2 साल से तो उन्होंने कुछ किया ही नहीं। वो तो अब वही सिर्फ स्टेटमेंट बिजनेस कर रहा है साहित्य अकादमी दिल्ली, और उर्दू के हवाले से तो बहुत कम काम हो रहा है वहां पे। और स्टेटमेंट उनका वहां भी, जब मैंने बड़े बड़े उर्दू के दिखे, वो या तो हिंदी में लिख के लाए हैं, या फिर अंग्रेजी में, यानी रोमन में स्क्रिप्ट में लाए हैं उर्दू को लिख करके। ये भी तो ट्रेजेडी होती है। ये बता, इसलिए ये जिम्मेवारी सिर्फ सरकार की नहीं है, ये जो अव्वल खीश बाद दरवेश, पहले तो हम यहाँ देखें, पहले वहां देखें कि हमने क्या किया है, फिर बताइए कि सरकार ने क्या किया है। चलिए डॉक्टर रफ़ीक मसूदी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया और कीमती राय रखी। उर्दू अदब के लिए, उर्दू बिरादरी के लिए आपने बहुत ही कीमती मशवरे दिए और उर्दू बिरादरी को आवाज़ देने की कोशिश की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अदबनामा के लिए आपने ख़ास वक्त निकाला। तो नाज़रीन, इसी के साथ इस हफ़्ते का अदबनामा यहीं पर ख़त्म हुआ चाहता है। अगले हफ़्ते नए मेहमान के साथ होगी मुलाकात। तब तक के लिए रहमत कलीम को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।